सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हम लोग अपना कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। जब बीच में कई दिनों से वीडियो नहीं मिल पाया होगा आपका, दूसरा अध्याय हम लोगों का पूरा हो गया था, जिसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों हम लोगों ने कंप्लीट करा था। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना तीसरा अध्याय, इलेक्ट्रोकेमिकल्स से जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत रसायन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। पहला टॉपिक क्या है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है कि वैद्युत अपघटनी सेल, जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल होता है हमारा, उसमें चालकत्व यानी चालकता क्या होती है। एक होती है, तीन तरह की चालकताएं होती हैं। एक चालकता होती है, विशिष्ट चालकता होती है, एक मोलर चालकता होती है। उन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक है सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। ये जो चालकता के बारे में हमने बताया आपको, सांद्रता के साथ इसमें परिवर्तन कैसे होता है, क्या अंतर आता है चालकता को अगर हम बढ़ाएं घटाएं तो उसके साथ जो है सांद्रता में क्या परिवर्तन आता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि सांद्रता को हम लोग कम या अधिक जो भी करते हैं तो उससे जो है चालकता में क्या अंतर या परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये तीन टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे है आपका अगला टॉपिक कोलराउस का नियम, जो विद्युत अपघटनी का नियम है कोलराउस का, वो हो गया। फिर हम लोग को पढ़ना है वैद्युत अपघटन कैसे होता है। सेल का वैद्युत वाहक बल, जो इलेक्ट्रोलिसिस फोर्स हम लोग निकालते हैं, वो होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। फिर आगे नर्स समीकरण है और उसके बाद गिब्स एनर्जी और ईएमएफ में इसके साथ एक संबंध का फार्मूला। यानी ये तीसरे अध्याय का जो पूरा टॉपिक है उसके लिए हम लोग को 3-4 वीडियोस लगेंगे। तो आज हम लोग इस पहली वीडियो में अपने 3 टॉपिक को पूरा करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वैद्युत अपघटनी विलयन में चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और मोलर चालकत्व क्या होता है, सांद्रता के साथ इनमें परिवर्तन क्या होता है। ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाठ का नाम है हमारे वैद्युत रसायन, ठीक है। तो इस पाठ का नाम जो लिखा हुआ है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें अध्ययन क्या करना है कि ये जो है जो भी केमिकल्स रसायन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें केमिकल के बारे में ही स्टडी करनी है। अब हमें करना क्या है कि जो रसायन लिखा हुआ है, यानी कि हम अपने केमिकल्स के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, यानी कि वैद्युत के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी उत्पाद बनेगा या हम कोई अभिकारक हो, उत्पाद हो, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करा रहे हो, जो भी क्रियाएं हम अभिक्रियाएं करेंगे उसमें महत्व किसका होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। उसी के आधार पे यह क्या होगा, निर्धारित होगा कि कोई भी उत्पाद हमारा बन रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा अगर हम उसे प्रदान करें तब हमारा क्या उत्पाद बनेगा और क्या उत्पाद। इस पूरे अध्याय में हमें केमिकल्स को इलेक्ट्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से कैसे संपन्न करना है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, उसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये ऑक्सीकरण और अपचयन, इन दोनों से आप पहले से पूर्व परिचित हैं, जिसमें आप कक्षा 11वीं में ही पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण के लिए क्या था, ऑक्सीकरण के लिए आपने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का सिंबल होता है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, ये दोनों अगर किसी भी तत्व में, किसी परमाणु में जुड़ रहे हैं
तो इसका मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। या दूसरे शब्दों में क्या था कि हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एटम, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या तो हाइड्रोजन अगर उससे रिलीज हो रहा है तब भी हम कहेंगे कि उस परमाणु का, उस तत्व का, उस यौगिक का ऑक्सीकरण हुआ। दूसरा था आपका अपचयन, ठीक है, इसी सेंस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड addition of oxygen or any electronegative element or removal of hydrogen or any electropositive element। यानी ऑक्सीकरण की परिभाषा हम क्या देते हैं, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन अथवा किसी भी विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या उस तत्व की ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। उसी का विपरीत होता है अपचयन। उसका विपरीत क्या होता है, अपचयन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपचयन किसे कहेंगे, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन और या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, दोनों क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एक परिभाषा हम लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या से, इससे लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या से, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और अगर ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, अपचयन। यानी कोई ऑक्सीकरण संख्या +2 से अगर +3 हो गई, 0 से +2 हो गई, -1 से +3 हो गई, तो ये सारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल है। और इसी का रिवर्स, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो इसका मतलब क्योंकि इसका एग्जाम्पल है अपचयन, ठीक है। अब यही जो ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है, इसी का उपयोग करके हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। देखिए ये एक अभिक्रिया रिएक्शन लिखा हुआ है मैंने, Zn सॉलिड और Cu2+ एक्वस फॉर्म में है। फिर ये प्रोडक्ट क्या बनता है, Zn सॉलिड से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कॉपर सॉलिड से कॉपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम एक अपना सर्किट बनाते हैं कंप्लीट, ठीक है। और उस कंप्लीट सर्किट में क्या किया जाता है, जैसे Zn है तो हम इसके सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर है तो इसके सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें हम इसको रख लेते हैं ZnSO4 और एक हमारा है इसमें रहेगा CuSO4,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और एक सेल का कंप्लीट सर्किट होता है, उसी को वैद्युत सेल कहा जाता है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जिनका ऑक्सीकरण होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पे, एनोड पे। और जिनका अपचयन होता है वो कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो है आपके होते हैं। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से आप ऑक्सीकरण से पता कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या से, कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। यहाँ देखिए जो सॉलिड स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और ये आयन है तो आयन पे जो आवेश होता है धनात्मक या ऋणात्मक, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो इसका +2, इसका 0। अब आप देख रहे होंगे कि जिंक जो है वो 0 से कहां पहुंच गया, +2 में, और कॉपर +2 से कहां पहुंच गया, 0 में। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज किसकी हुई, जिंक की। तो ऑक्सीकरण इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो इस सॉल्यूशन से Zn जो है ये कहां चला जाएगा, ये जाके एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे, जो इलेक्ट्रोड होता है, एक प्लेट होती है ये एनोड और कैथोड, वहां पे कंज्यूम हो जाएगा, वहां पे प्रिजर्व हो जाएगा। कॉपर का +2 से 0 हुआ है, इसका मतलब कि इसका अपचयन हुआ है, तो कॉपर कहां चला जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि इसका अपचयन हुआ है, और ये यहाँ पे आके कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो लिखा है, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो उनके सल्फेट के सॉल्यूशन होते हैं, तो जिनका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पे, और जिनका अपचयन होता है वो कैथोड पे जाके प्रिजर्व या कंज्यूम हो जाते हैं। तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, पॉसिबल। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अब इसमें हमें इस अभिक्रिया को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, तो देखिए Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ है, Zn+2। ठीक है, ये ऐसे हो गया। कॉपर 2+, ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये हुआ है आपका Cu। तो ये आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक, ऐसे हम लिखते हैं। ये है आपके एनोड की अर्ध अभिक्रिया और ये है कैथोड की अर्ध अभिक्रिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे, तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एनोड अर्ध अभिक्रिया और एक को बोलते हैं कैथोड अर्ध अभिक्रिया। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ रहता है उसे हम एनोड अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसका अपचयन हुआ रहता है उसे हम कैथोड अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ेंगे तब दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये होगा। अब हम लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में जोड़ लेंगे तो हमारा फाइनल अभिक्रिया, अंतिम अभिक्रिया बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, उधर कैंसिल हो जाएगा। ये Zn, अब ये देखिए ऐसे आ जाएगा आपका Zn सॉलिड प्लस Cu2+, और इधर Zn2+ और प्लस कॉपर। ये आपकी कंप्लीट अभिक्रिया हो गई। तो ये होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यानी कि जो वैद्युत सेल होता है उसमें उस तत्व के सल्फेट का हम जो सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर का मैंने लिया है, जिंक और सिल्वर का भी आता है, कॉपर और सिल्वर का भी आता है। ठीक है, तो उनके सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर जब उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो उनमें हलचल होती है, रिएक्शन होता है,
और वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और अल्टरनेट सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, दोनों का सल्फेट लेने से क्या होता है कि हमें दोनों प्लेट पे एक ही आयन, मतलब जो एनोड और कैथोड होता है उस पे वही आयन हमें प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए हमको आगे 3 टॉपिक पढ़ना है। एक होता है चालकता, एक होता है विशिष्ट चालकता, और एक होता है मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक। अब देखिए जब हम चालकता की बात करते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। मोलर चालकता को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और विशिष्ट चालकता को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, चालकता किसी भी चीज की जो होती है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर जो रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है, विद्युत फ्लो होती है, तो जो अपोज करता है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T। यानी कोई एक वायर हो गया, उस वायर में विद्युत फ्लो कर रहा है तो उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी लंबाई के उसके एल से लंबाई हो गया तो जितना लंबा वो होगा उतना ही रेजिस्टिविटी यानी उतना कम करंट फ्लो होगा, नुकसान ज्यादा होगा। और उसके एरिया के इनवर्सली होता है, यानी सर्किट फॉर्म में अगर रहे ऐसे गोलाकार तो उसके इनवर्सली, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम लिखते हैं रो एल अपॉन ए। यही जो रो होता है इसी को बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? यानी रो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर ए अपॉन, ये आपका फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम को ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया। यानी कि चालकता क्या हो गई, कोई भी जो वायर होता है, जो करंट उसमें फ्लो होता है वो उसके इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, और जितना ये एरिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हम फार्मूला प्रूफ करते हैं, तो ये आता है हमारा चालकता। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये विलियन से रिलेटेड होती है। इससे
विलियंस, यानी कोई भी चीज का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो उसमें कितना सॉल्यूबल होता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो विलियन पे जब आप देखेंगे तो विलियन के लिए इसका फार्मूला बनता है आपका, इसको हम ऐसे ओमेगा नॉट से दिखाते हैं, लैम्डा एल इक्वल टू के अपॉन सी। के होता है विलियन का जो स्थिरांक होता है वो, और सी से होता है सांद्रता। ठीक है, फिर अब के क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पर मोल, यानी कि विलेयता पर मोल, यानी एक मोल में कोई भी चीज कितना विलेय हो रहा है उसकी मात्रा और उसकी सांद्रता, ये क्या होती है, मोलर चालकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका चालकता और मोलर चालकता। अब इसमें एक टॉपिक मैंने आपको और बताया जो हम लोग देखेंगे कि उसका कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो जो मोलर चालकता होती है, चालकता क्या होती है, किसी चीज की आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती है, यानी कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो आपकी होती है, मोलर कंडक्टिविटी को, ये मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ये कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अगर सांद्रता आप बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी कि दोनों का रिलेशन आपका ये बन जाएगा। ये चालकता हो गया तो ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये मोलर चालकता कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब सांद्रता को आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन इसमें उसका अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उनके डिस्ट्रॉय होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो लिखा हुआ है